ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें तो ये बेसिक पिछले ऑसिलेटर्स की तरह ही है। RFC इसमें लगा हुआ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक, और ये देखें वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है। मगर एक डिफरेंस है कि इसमें देखिए वो जो ट्यून सर्किट है वो नहीं लगा हुआ, सही। सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है वो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है। इससे पहले देखें हमने फ्रीक्वेंसीज पढ़ी, ठीक है। लेकिन तो इट मीन्स कि ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। सो ना इन पेरिस दोबारा छोड़। और ये मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा, ये since in series resonance crystal impedance is the uh, crystal impedance is the smallest, the amount of the positive feedback is the largest. The crystal not only provides the feedback but also the necessary phase shift. ठीक है। तो जो क्रिस्टल है इसकी इम्पिडेंस बहुत कम है, और जो फीडबैक नेटवर्क है उसकी इम्पिडेंस ज़्यादा है। तो इसलिए क्रिस्टल जो है वो फीडबैक के तौर पे भी काम कर रहा है, और जो है नेसेसरी जो फेज शिफ्ट है वो भी प्रोवाइड करता है। तो दो फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्रिस्टल को एज ए फीडबैक नेटवर्क यूज़ किया है, ठीक है। इससे पहले अगर आप बाकी अगर आप लोगों को याद हो तो इसमें हमने बाकायदा एक फीडबैक नेटवर्क यूज़ हम करते थे, ठीक है। ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये कॉलपेट ऑसिलेटर है। तो ये देखिए ये पूरा LC वो होता था, और इसको हम एज ए फीडबैक नेटवर्क इस्तेमाल करते थे। तो इसकी जो इम्पिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होती थी, सही। ठीक है कि ये एक नेसेसरी फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता था, मगर फेज शिफ्ट के साथ जो है इसकी इम्पिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो हमने अब हम क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे फेज शिफ्ट का काम भी कर रहा है जो कि फीडबैक नेटवर्क करता था, और फीडबैक के तौर पे भी काम कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी भी जो है वो प्रोड्यूस कर, और नेसेसरी फेज शिफ्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। R1 R2 प्रोवाइड्स वोल्टेज डिवाइडर, जिस तरह पहले होता था वही है। R3 इज यूज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर, जिस तरह पहले होता था। यहाँ पे जो RE यूज होता था वो स्टेबिलिटी पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी पर्पज़, और ये वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट नेटवर्क, ठीक है। ओके, सो C2 बाईपासिस R3, ठीक है। ये जो C2 है वो बाईपास कैपेसिटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है फॉर डीजेनरेशन। The RFC coil provides a DC collector load and also prevent any AC signal entering the DC source. तो ये RFC का फंक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हैं उसको दोबारा VCC की तरफ एंटर होने से प्रिवेंट करता है, और DC कलेक्टर लोड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये सारी बातें जो हैं वही पुरानी हैं। द कपलिंग कैपेसिटर C1 हैज़ नेग्लिजिबल रिएक्टेंस। ये कपलिंग कैपेसिटर, ये कपलिंग कैपेसिटर होता है जो आउटपुट के साथ लगा हुआ होता है, और ये वाला जो है ये क्या है, बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। बाईपास कैपेसिटर और कपलिंग कैपेसिटर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हुए होंगे, सही। सो द कपलिंग कैपेसिटर C1 हैज़ द नेग्लिजिबल reactance at circuit operating frequency but blocks any DC flow between the collector and the base, ठीक। इसका काम जो है वो जो है DC पोर्शन को ब्लॉक करना है, सही, ताकि प्योर साइनोसाइड जो है वो मिले। The oscillation frequency equals the series resonant frequency of the crystal and is given by this। इससे पहले अगर आप लोगों को याद है तो हमने सीरीज जो फ्रीक्वेंसी है, सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हम वो फाइंड कर चुके थे। तो वो किस चीज़ के बराबर आती, ये 1/2π/L/C1 होल अंडर द रूट। तो C1 इसमें कौन सा, ये वाला, ठीक है, जो कि क्रिस्टल के साथ लगा हुआ है, सही। अच्छा,
एडवांटेजेस क्या हैं इट क्रिस्टल ऑसिलेटर की? इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल सर्किट है, बिकॉज नो ट्यून्ड सर्किट अदर देन द क्रिस्टल इटसेल्फ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो ट्यून सर्किट है वो कोई इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, और क्रिस्टल इटसेल्फ जो है वो रिक्वायर्ड है। तो सिंपल है। बाकी ऑसिलेटर्स की निस्बत डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड by simply replacing one crystal with another. It make it easy for a radio transistor to work at different frequencies। अच्छा, जो रेडियो ट्रांसमीटर होता है, सही है, तो इसमें आपको पता है मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर आप जो है चैनल की फ्रिक्वेंसी को चेंज करना चाहें ट्रांसमीटर के साइड पे, तो क्या होगा कि आप हर दफ़ा आप ट्रांजिस्टर को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि आप ट्रांजिस्टर की बजाय आप सिर्फ क्रिस्टल को चेंज करें, तो उसकी जो है फ्रिक्वेंसी वो चेंज हो जाएगी। सही है, तो ये कमाल है उसमें। ट्यून सर्किट को भी चेंज करने की, ट्यून सर्किट तो है ही नहीं, तो अगर पिछले वाले में हम ट्यून सर्किट को चेंज करते थे या ट्रांजिस्टर को चेंज करते थे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फीड और ट्यून सर्किट तो है ही नहीं, तो जस्ट क्रिस्टल को चेंज कर, क्योंकि क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, तो क्रिस्टल को चेंज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी खुद ब खुद उसके साथ चेंज हो जाएगी। सिंस फ्रिक्वेंसी ऑफ, और ये क्रिस्टल किस तरह फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम इसको वोल्टेज देते हैं तो ये कंट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है। एसी सप्लाई जब हम देते हैं तो इस कंट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन है, ये मुसलसल कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और इसकी जो इस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो असल में उस क्रिस्टल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी जनरेटर कह सकते हैं। सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज सेट बाय द क्रिस्टल, it remains unaffected by the change in supply voltage and transistor parameter। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो क्रिस्टल है वो खुद फ्रीक्वेंसी सेट कर सकता है, तो इसलिए इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगर हम सप्लाई चेंज करें या ट्रांजिस्टर पैरामीटर चेंज करें तो इसका जो है फ्रीक्वेंसी, सर्किट की फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है वो क्या है, क्रिस्टल खुद है। सही। अच्छा, इसकी अभी इसकी जो ऑसिलेटर्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं। ऑलरेडी हम इसके जो प्रूफ्स कर चुके हैं, एलसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इस तरह हमने हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं। बस जस्ट इसकी जो है सिंपल सिंपल एग्जांपल हैं। अब देखें, अभी ये हम क्रिस्टल ऑसिलेटर अभी पढ़ चुके हैं। आरएलसी एक साइड पे सीरीज रेजोनेंट ब्रांच है, और ये वाला जो है ये सी प्राइम, ये उसका पैरेलल एलिमेंट है। सो अब देखें, एल गिवन है, सी गिवन है, सी प्राइम गिवन है, आर गिवन है। आपको जो है यानी क्यों जो ओमेगा पी है, पैरेलल रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी और सीरीज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो आप पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड करें, सीरीज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड करें, दोनों का रेशियो ले लें, ये फाइंड हो जाएगा। और क्यों क्वालिटी फैक्टर, आपको पता है रेजोनेंट, हर रेजोनेंट सर्किट जो होता है उसकी अपनी क्वालिटी होती है, और जिससे बैंडविड्थ चेंज होता है। तो सर्किट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बल्कि मैंने ही आपको ये नहीं पढ़ाई, तो उसमें हमने रेजोनेंस चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि किस तरह जो है क्वालिटी फैक्टर की वजह से रेजोनेंस जो बैंडविड्थ है वो चेंज होता है किसी रेजोनेटिंग सर्किट का। सही। सो अब डब्ल्यू एस, ओमेगा एस और ओमेगा पी फाइंड करते हैं, और सीरीज रेजोनेंस ओमेगा एस आपको सीरीज रेजोनेंस से फाइंड होगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले। देखें यहाँ पे, देखिए ये वाला, ठीक है, और सीरीज ब्रांच का, हाँ सॉरी, ये ओमेगा एस एल और वन और ओमेगा सी। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर कर चुके हैं। तो ये देखिए, इससे एफ एस आ गया 1 और 2 पाई एल सी, और ये ओमेगा पी के लिए भी हम यहाँ पे ये देखिए कर चुके हैं। यानी हाँ, ये दोबारा जो है यानी ये देखें, सो एक्सेल, ये देखें इस आ गया ओमेगा एस इज इक्वल टू 1 ओवर। अच्छा, वहाँ पे हमने एफ फाइंड किया था, तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई भी आया था। अब यहाँ पे ओमेगा फाइंड कर रहे हैं, तो 2 पाई को यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। सही।
अच्छा ओके, अब ओमेगा पी के लिए वही बात, 1/x एल माइनस एक्स सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/x सी। ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में इसके साथ आपको पता है माइनस जे आएगा, इसके साथ प्लस जे आएगा, इसके साथ माइनस जे आएगा, तो जे और जे यहाँ से कैंसिल हो गए, तो सिर्फ इसलिए हमने विदाउट जे यहाँ पे लिखा है, सही। तो इसका जो है 1/ओमेगा एल और इसका 1/ओमेगा सी आपको पता है, ठीक है, 1/2π/f/c और इसका 1/2 ये 2π/f होता है, ठीक। तो हम ओमेगा, ठीक है, चूँकि पैरेलल के लिए कर रहे हैं तो इसलिए हम इसके साथ भी पी लगाएंगे, इसके साथ भी पी लगाएंगे, इसके साथ भी पी लगाएंगे, सही। एलसीएम ले वही ओमेगा² LC-1, इससे पहले मैं जो ब्रेक से पहले जो पोर्शन था इसको मैं बाकायदा प्रूफ भी कर चुका हूँ, इसका एलसीएम मैंने लिया था, ठीक है। अच्छा, सो इससे ओमेगा पी आगे 1/L, ठीक है, C+C' डिवाइडेड बाय C तो ये हम ऑलरेडी जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे तो इसको हमने प्रूफ किया भी था, सही। अच्छा, अब ओमेगा एस भी फाइंड हो गया, ओमेगा पी भी फाइंड हो गया, हमसे क्या मांग रहे हैं, ये ओमेगा पी और ओमेगा एस फाइंड। तो ये रहा ओमेगा पी और ये रहा ओमेगा एस। अब इन दोनों की जो डिवीजन है वो होगी, सही। सो ये भी चूंकि ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, तो ये इसके अंदर आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, तो ये इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे भी तो सॉरी, ये भी स्क्वायर रूट के अंडर है और ये भी स्क्वायर रूट में है। सो दोनों चूंकि अंडर द रूट्स हैं, तो अगर मैं इसके ये यहाँ पे भी लिखूंगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अंडर द रूट में है, सही। मगर ये होगा कि ये चूंकि डबल डिवाइड है, एक डिवाइड ये है, एक डिवाइड ये है, तो ये ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये देखें एलसी यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे अभी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि डबल डिवाइड है, ठीक। ये आप मैथ्स में आप करते हैं ना कि जो यानी 1/x/y होता है तो फिर वो y ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो y/x बन जाता है। एनी हाउ ये सिंपल मैथमेटिक्स रूल्स हैं। तो एल सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, हम हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जो सी है, ये वाला सी इस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो ये वाला एल इस एल के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला सी इस सी के साथ कैंसिल हो गया। सो हमारे पास रहेगा C+C' डिवाइडेड बाय C'। हमारे पास ओमेगा पी और ओमेगा एस हमारे ये आ गए। अब आपके पास सी की वैल्यू भी है और C' की वैल्यू भी है, तो वैल्यूज पुट करें। और ठीक है, ये देखिए पीको में है, पीको फेराड, तो पी के जो है 10⁻12 होता है। ये भी पीको है, ये भी पीको है, पीको पीको कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 0.7 डिवाइड बाय 1 यानी 1 + 0.7 यानी 1.7, और 1.7 का स्क्वायर रूट ले लें तो आ जाएगा 1.3। ये रेशो इन्होंने हमसे मांगी थी, ये रेशो हमने फाइंड कर ली है। अच्छा, अब दूसरा जो है वो क्वालिटी फैक्टर है। क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है। असल में ये होता है क्यू ओवर ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय एल बाय आर, ये होता है, ठीक है। तो चूँकि अब हमने क्वालिटी फैक्टर फाइंड करनी है तो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा एल ओवर आर, सही, ये होता है। Quality factor is actually the ratio of XL over R, ठीक है। और चूंकि रेजोनेंस में XL और XC बराबर होते हैं तो आप इसके बजाय XC भी लिख सकते हैं, कि XC और R भी लिख सकते हैं अगर ये रेजोनेंस में हो, सही, ठीक है। अच्छा, सो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ओमेगा एस एल ओवर आर, ये सीरीज रेजोनेंस के लिए, ठीक है, ये फार्मूला है। सो ओमेगा एस इज इक्वल टू 1/LC, उसके रूट हम इससे पहले फाइंड कर चुके हैं, सही। सो क्यू इज इक्वल टू, देखिए इसके बजाय ये लिखेंगे हम, सो ये आ गया, और एल ओवर आर अपनी जगह पे, ठीक है। तो एल, ये जो ऊपर वाला एल है, अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो फिर तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी सिंप्लीफाई करते हैं तो एल को मैं 2 दफ़ा इस तरह लिख सकता हूँ ना, एल स्क्वायर रूट इंटू एल स्क्वायर रूट। तो एल स्क्वायर रूट इंटू एल स्क्वायर रूट से दोबारा क्या आ जाएगा, एल आएगा ना, तो इसलिए ये दोनों बराबर है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि एक एल स्क्वायर रूट को मैं इस एल स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर लूँगा। सो मेरे पास आ जाएगा एल
स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर रूट, ठीक है। जब फॉर्मूलेशन जब अगर इक्वेशन फाइंड करनी है फिर तो आप ये फाइंड कर सकते हैं, करेंगे, मगर वैसे भी वैल्यूज ही पुट करनी है, तो यहाँ पे भी एल की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे भी एल की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास वैसे भी सोल्यूशन कैलकुलेटर से आ जाएगा, सही। सो क्यू इज इक्वल टू 151.18 और ये रेशो है यानी रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो है, तो इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा, यानी जो रेजिस्टेंस है उसका भी ओहम है और इसका भी ओहम है, तो दोनों की ओहम वैल्यू है, तो इसलिए तो इसका कोई रेशो नहीं होगा, यहाँ पर भी ओहम है और यहाँ पर भी ओहम है, तो क्यू जो है वो 151.18 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। एल जो है वो 5 हेनरी है, सी 0.5 पीको है, सी प्राइम जो है वो 10 पीको है, सही है। सो और आर जो है वो 100 ओहम है, तो एफ एस यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर सीरीज सर्किट और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल सर्किट और क्वालिटी कट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये भी क्रिस्टल है, ठीक है। क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टल मटेरियल है, क्रिस्टलाइन मटेरियल है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का मतलब है ये जो है इसका वो टाइप है, सही क्वार्ट्ज। तो यहाँ पे भी वही हम क्रिस्टल वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर सीरीज रेजोनेंस, हाँ फिर वही फार्मूला एफ एस इज इक्वल 1 और 2 पाई एल सी अंडर द रूट। वैल्यूज़ हमारे पास हैं, एल की भी हैं, सी की भी हैं, यहाँ पुट कर लें, सो हम एफ एस हमारे पास फाइंड हो जाएगा, ठीक है। फॉर पैरेलल रेजोनेंस फार्मूला दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी देखिए यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला ये ठीक है जी, ये वाला ठीक है। सी टी असल में इसके बराबर है, सी प्राइम डिवाइडेड बाय सी प्लस सी प्राइम इसके बराबर है, तो इसके बजाय ये लिख लें, तो 1 और 2 पाई एल इंटू सी प्राइम डिवाइडेड बाय सी प्राइम प्लस सी, तो ये एफ और पैरेलल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो ठीक है ये, अच्छा सो इसका आप एलसीएम ले लें, सी प्राइम, तो ऊपर सी आ जाएगा और प्लस सी प्राइम आ जाएगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो एफ पी हमारे पास वैल्यूज पुट कर दें, 103.14 किलो हर्ट्स दिया जाए। अब क्वालिटी फैक्टर फिर वही फार्मूला, ओमेगा एस एल ओवर आर, ठीक है, यानी द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस ओवर द रेजिस्टेंस। तो ओमेगा एस फिर हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है वो वैल्यू, और आर की, ठीक है, ये 1/100 ऑलरेडी, ये 100 आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू 5, सी की वैल्यू ये गिवन है, सारे ये वैल्यूज गिवन है, तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, वैसे ऑलरेडी हमने फार्मूले प्रूव किए हुए हैं, जस्ट पुटिंग करनी है, सही। अच्छा, ये पिर क्रिस्टल के लिए है, एल सी प्राइम आर क्वालिटी फैक्टर फाइंड करना है। अब इसमें मैं आपको क्या करूँ, ये 1 ओवर आर एल ओवर सी, ये बार बार हम ये क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला, तो ये वैल्यूज पुट कर दें और क्यों है वो वैल्यू फाइंड कर लें। अच्छा, हार्टले ऑसिलेटर, ठीक है, इससे पहले ये सारे क्रिस्टल के थे, अब क्वेश्चन 4 जो है वो हार्टले ऑसिलेटर है। तो हार्टले ऑसिलेटर के लिए भी हम हर ऑसिलेटर के लिए हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, सही है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड की हुई ऑलरेडी, 1 और 2 पाए सी L1 प्लस L2, सही। सो ये L1 और L2 अगर आप लोग को याद हो तो ये इस तरह था, ये ठीक है, और यानी यहाँ से हमने क्या लिया था, सेंटर टैपिंग ली थी, सही। ये असल में ये था, ये फिर फीडबैक के पे गया था, तो ये हमारा वी एफ और ये वी सॉरी ये हमारा वी नॉट और ये वाला फीडबैक पे गया, तो ये वी एफ, सही। तो ये वाला L1 और ये वाला L2 हार्ट में, अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमने किया था, सही। अच्छा, सो सी 0.01, ठीक है, L1 ये L2 ये वैल्यूज हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, सही। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 91.9 किलो हर्ट्स, फार्मूला ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया, सही। अच्छा, अब एल सी ट्यून सर्किट है, ये वो वाला हार्ड लेता और ये अब एल सी ट्यून सर्किट है।
एफ आर जो है वो 5 मेगाहर्ट्ज है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज डिक्रीज बाय 20%, कैलकुलेट द न्यू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर जो कैपेसिटर आप लोगों ने यूज़ किया है एल सी ट्यून सर्किट ऑसिलेटर में, एल भी यूज़ होता है और सी भी यूज़ है, दोनों ट्यून सर्किट के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एल सी ट्यून सर्किट ऑसिलेटर कहते हैं। सो एल सी ट्यून सर्किट ऑसिलेटर हार्टली में भी होता है, कॉलपिट में भी होता है, सही है। तो दोनों में एल सी ट्यून सर्किट यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा। सो अब ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर जो है वो 20% डिक्रीज़ हो गया है। फाइंड द न्यू रेजोनेंस। आपको पता है कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होने से फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, क्योंकि एफ जो है वो सी पे डिपेंडेंट है। सही, किस तरह डिपेंडेंट है, वन ओवर इन्वर्सली रिलेटेड है। सही, सो एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी अंडर द रूट। नाउ एफ सी प्राइम इज द न्यू कैपेसिटेंस, ओल्ड वाला फॉर एग्जांपल सी है और न्यू वाला सी प्राइम है, तो सी प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस 20% ऑफ सी। आपको पता है ये फार्मूला होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ठीक है यानी ये इस तरह होता है, सी प्राइम इज इक्वल टू, असल में ये होता है सी इंटू 1 + 20%। ये फार्मूले आप लोगों को ठीक है, ये उसके लिए है इंक्रीमेंट के लिए, और डिक्रीमेंट के लिए 1 माइनस होगा। यानी आप कहेंगे कि पहले मेरी जो तनख्वाह थी वो रुपीज़ ए रुपीज़ थी, अब जो है मुझे 5% इंक्रीमेंट आ गया है, तो अब मेरी नई तनख्वाह कितनी होगी? तो ज़ाहिर बात है ए प्लस 5% ऑफ ए, ये पुरानी वाली ए और अब नई वाली जो 5% ऑफ ए, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इससे नई वाली सैलरी आएगी ना, सिर्फ 5% ऑफ ए से तो नहीं आएगी। ठीक है, अगर 5% फॉर एग्जांपल ये यानी अगर ये 100 रुपीज़ है, तो 5% 100 का 5% कितना आता है? 5 ही आता है। ठीक है, सो 5 + 100, तो अब मुझे जो है नई जो सैलरी मिलेगी वो 105 होगी। सही, रुपीज़ की वजह जो है मैं क्या क्या लिख दूँ, यूरो लिख लूँगा, चलो ठीक है, कुछ ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, सो यानी फार्मूला जो है वो यही है। ठीक है, इंक्रीमेंट का। तो अब अगर कम हो गई है, फॉर एग्जांपल 5% कम हो गई, तो फिर यहाँ पे माइनस होगा। तो ये भी वही है, सी प्राइम इज इक्वल टू सी, या इस तरह कर लें 1 - 20%, या इस तरह कर लें सी माइनस 20% ऑफ सी। ठीक है, सो ये 0.8 सी आ गया। द न्यू कैपेसिट करस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी बी एफ आर प्राइम। फॉर एग्जांपल पहले जो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एफ आर थी जब कैपेसिटेंस सी था, अब अगर कैपेसिटेंस सी प्राइम हो गया है, यानी 20% डिक्रीज हो गया, तो अब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? एफ आर प्राइम। ठीक है, सो ये देखिए 1/2 पाई एल सी होल स्क्वायर रूट, ये वाला फार्मूला है। आप सी के बजाय 0.8 सी लिखेंगे। सही, सी की वैल्यूज गिवन है, एफ आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, एफ आर की वैल्यू है ये, कैलकुलेट द न्यू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। सो जो नी है, ठीक है, वो ये होगी 2 पाई। ठीक है, ये 0.84। अच्छा, ये कहाँ गई? 0.8 का स्क्वायर रूट लिया है इन्होंने। ठीक है, 0.8, ये जो 0.8 है, सही, ये सिर्फ वाहिद यही वैल्यू है, बाकी तो एल और सी हैं। सी एल और सी तो फ़िलहाल वेरिएबल्स हैं। इसका 0.8 का स्क्वायर रूट है कैलकुलेटर से, तो उससे आ जाएगा 0.894। तो ये हम बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट से, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे, क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। तो 2 पाई और ये सारा। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैं इधर लिख लूँगा यहाँ पे। ठीक है, 0.894 एफ आर डैश इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अच्छा, अब ये ऑलरेडी मुझे पता है किस चीज़ के बराबर है, एफ आर के बराबर है। ये देखें ना ऊपर, यहाँ पे मैं कर चुका हूँ ये वाला। ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी अंडर स्क्वायर रूट। तो ये ऑलरेडी किस चीज़ के बराबर है? एफ आर के बराबर है। और इस साइड पे मेरे पास आ गया 0.894 एफ आर प्राइम। ठीक है,
तो जो नया एफ आर प्राइम होगा, मैंने तो ये फाइंड करना है। इन्होंने कहा था कि जब कैपेसिटेंस 20% डिक्रीज हो जाए तो मुझे नया एफ आर प्राइम फाइंड करके दें। तो 0.894 एफ आर प्राइम इज इक्वल एफ आर, ठीक है। एफ आर गिवन है, वो है 5 मेगा हर्ट्स। ये देखिए एफ आर इज इक्वल टू 5 मेगा हर्ट्स। सो 5 मेगा हर्ट्स एफ आर प्राइम की वैल्यू होगी 5 मेगा डिवाइडेड बाय 0.894, तो ये मेरे पास आ गया 5.59। तो देखिए पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 मेगा हर्ट्स थी। अब कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया है। जब कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी उससे बढ़ जाती है। वो क्यों, देखिए ना, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी है, ठीक है। सो एफ जो है इधर ले आए तो ये एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। तो एफ, अगर एफ में इधर ले आऊँ, एक्स सी को इधर ले आऊँ, तो एफ और सी जो है वो आपस में किस इनवर्स रिलेशन में हो जाएंगे, सही। तो सी कम किया तो एफ से क्या हो गए, बढ़ गए। डिज़ाइन, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने एल सी ऑसिलेटर को डिज़ाइन करना है टू जिसकी जो है फ्रिक्वेंसी कितनी हो, 15 मेगाहर्ट्ज़ हो। एज्यूम वैल्यूज़ ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 की वैल्यू अपने आप से खुद एज्यूम करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि जो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या आनी चाहिए, 15 मेगाहर्ट्ज़ आनी चाहिए, ठीक है। एल सी ट्यून सर्किट। तो यहाँ पे मैंने कौन सा एल सी, मैंने आपको बता रहा हूँ कि एल सी ट्यून सर्किट, हार्टली भी एल सी ट्यून सर्किट है, और कॉलपेट भी जो है वो एल सी ट्यून सर्किट है। इन्होंने कौन सा जो है वो कॉलपेट ऑसिलेटर, कॉर्बेट यूज किया। हाँ कॉलपेट ऑसिलेटर को यूज़ किया है, क्योंकि दोनों में ये देखें वो एल सी ट्यून सर्किट यूज़ हुआ है। देखिए ये पूरा एल सी ट्यून सर्किट है। तो या यहाँ पे एल हो, ये दोनों आर हो, या यहाँ पे सी हो और इस साइड पे दोनों एल हो, ठीक है। तो दोनों केसेस में ये क्या होगा, ये एल सी ट्यून सर्किट कहलाएगा। मगर ये हार्टले का है और ये कॉलपेट का है। आपकी अपनी मर्जी है कि ये वाला डिज़ाइन करते हैं या ये वाला डिज़ाइन करते हैं, सही। तो मगर ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो कितनी आनी चाहिए, इन्होंने टारगेट किया है वो 15 मेगा हर्ट्ज़ आनी चाहिए। ओके, लेट देयर इज़ 50% फीडबैक टू इनपुट। सो बीटा जो है वो 50% है, यानी 1/2 है, सही। वो 0.5 है। बट बीटा हमें पता है, बीटा जो है वी एफ और वी नॉट के बराबर है। यहाँ पे चूँकि हमने कैपेसिटिव वो लिया है, तो फिर हम देखिए यहाँ पे ये इसके लिए ये जो ये वाला आउटपुट और ये वाला फीडबैक के तौर पे इस्तेमाल होता है, सही। अगर हम हार्डली यूज़ करते तो फिर यहाँ पे हम XL2 और XL1 लिखते हैं। अब हम चूँकि ये यूज़ किए हैं तो XC2 डिवाइड बाई XC1 हम यूज़ करेंगे। दोनों सीरीज़ में है, दोनों का करंट सीरीज़ में आता है, तो इसलिए आई सेम होंगे, आई कैंसिल हो गया। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। तो बीटा की वैल्यू जो है वो आ गई XC2 और XC1। तो बीटा जो है वो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, वो 1/2 है। अच्छा, ओमेगा ओमेगा यहाँ से देखिए ओमेगा C1 और यहाँ पे भी ओमेगा C2, तो ओमेगा ओमेगा भी कैंसिल हो गया। C1 और C2 जो है वो बीटा के बराबर है, और बीटा हमने एज्यूम किया है 50%, ठीक है। तो वो आ गया 1/2। तो इट मीन्स के सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। सो 2C1 इज इक्वल टू C2, सही। यानी जो भी कैपेसिटर आप C1 के लिए लेंगे, C2 उसका डबल होगा। यानी अगर कैपेसिटेंस की कैपेसिटर C1 की वैल्यू 10 पिको फेराड है, तो C2 की जो है वो 20 पिको फेराड होगी। अच्छा, जो कंडीशन है फॉर, ठीक है, वो ए बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 आपको पता है। तो बीटा हमने 1/2 लिया है, तो इस हिसाब से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 2। वो किस तरह, देखिए यहाँ पे ए बीटा इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, या इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो बीटा की वैल्यू 1/2 है, ये 1/2 की वैल्यू यहाँ पे बीटा की बजाय पुट कर दें, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा, सही। अच्छा, फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन ए मस्ट बी ग्रेटर देन, जो गेन है वो ए से वो जो है 2 से ज़्यादा होना चाहिए,
सही। अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/2 पाई एल सी टोटल, सही। तो सी टोटल है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ऑलरेडी हमने कहा है कि C2 जो है वो C1 के डबल होना चाहिए, तो C2 C1 ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब आप C2 को C1 पे रिप्लेस कर दें, सही। जिधर जिधर C2 लिखा हुआ है उधर उधर C1 पुट कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे C2 है और यहाँ पे भी C2 है, इसके बजाय C1 लिख दें। तो C1 और इसके बजाय C2 के बजाय मैं क्या लिखूँ, 2C1। सो 2 और C1 ऑलरेडी ये है, तो C1 स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो है C1 प्लस C1 सॉरी C1 प्लस 2C1 3C1, ठीक है। सो 2/3, अच्छा एक C1 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक C1 रह जाएगा। तो C2 मेरे पास ये आ गया। इस C2 को लें और यहाँ पे पुट कर दें। सो F इज इक्वल टू 1/2 पाई L C1 2/3, सही। सो ये हो गया फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब 2 पाई F² इज इक्वल टू ये 3/2 L C1, ठीक है। यानी इस साइड पे भी स्क्वायर अप्लाई किया और इस साइड पे भी स्क्वायर अप्लाई किया, सही। अच्छा एज्यूम, अच्छा आप C की कोई ना कोई वैल्यू ले लें। उन्होंने खुद कहा है कि आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, बस फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी आनी चाहिए, 15 मेगाहर्ट्ज़ आनी चाहिए। चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। जो भी मार्केट में अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो C1 हम 1 पिकोफैराड लेते हैं, तो यहाँ पे आप 1 वैल्यू पुट कर लें। अच्छा 1 वैल्यू पुट की, तो हमें चूँकि बताया गया है कि F जो है वो 15 मेगाहर्ट्ज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं L कितना ले लूँ, एक तो मैंने एज्यूम कर लिया है, C1 मैंने एज्यूम कर लिया है कि मैं 1 पिकोफैराड लेता हूँ। तो अब L मैं कितना ले लूँ, क्योंकि मुझे ट्यून सर्किट में देखें ना C भी यूज़ हुआ है और L भी यूज़ हुआ है। तो C2 तो फाइंड हो गया, वो 2C1 के बराबर था और C1 ये था, ठीक है। और अच्छा तो ये अगर 1 में पिकोफैराड है तो ये वाला इसके डबल है, तो ये वाला 2 पिकोफैराड होगा। अच्छा सो फिर जो है अब L की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास कितनी आ जाए, 15 मेगाहर्ट्ज़ आ जाए, ठीक है। सो L इज इक्वल टू 3/2 1/2 और यहाँ पे F को यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से L को उधर ले गए और F को यहाँ पे नीचे ले आए। सो L मेरे पास आ गई ये। आप अगर L ये लेंगे, C1 पर पिकोफैराड लेंगे और C2 2 पिकोफैराड लेंगे, तो फिर आपके पास जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हो कितनी आएगी, वो आएगी 15 मेगाहर्ट्ज़ आप लोगों के पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब ये जो है इन्हें फिर क्वार्ट्स क्रिस्टल है, C1 C प्राइम गिवन है, C गिवन है, L गिवन है, R गिवन है, FS ये FS और FP के तो ये पांचवा के छठा क्वेश्चन है, ये बस बार बार इन्हें रिपीट किया है। FS इज इक्वल टू 1/2 पाई LC और इसका देखिए ये इस फॉर्म में है। ये अगर आप मैं बार बार बता रहा हूँ, आप जो हम थ्योरी में हमने किया था तो वो इस फॉर्म में था, तो आप वैसे ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसका एलसीएम ले लें, C प्राइम प्लस C डिवाइडेड बाय C प्राइम, ठीक है ना, वो इस तरह फॉर्म में था, तो एक ही बात है, ठीक है ना। 1/L और स्क्वायर रूट, सही है ना, ये एक ही बात है, और 1/2 पाई, इसका एलसीएम ले लिया मैंने। तो वही फार्मूला है, जस्ट वैल्यूज पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यूज एंड वी विल गेट दिस, ठीक है। हार्डले ऑसिलेटर का, ठीक, अगर याद हो तो हार्डले में L1 और L2 यूज़ होते हैं, कॉलबेट में C1 और C2 यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फिर वही फार्मूला 1/2 पाई, हार्डले का ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, थ्योरी भी कर चुके हैं, या हार्डले का दूसरा न्यूमेरिकल है, सही। 1/एक देखें, एक न्यूमेरिकल कॉलपेट का कर चुके हैं, ये दूसरा जो है हार्डले का है, बाकी सारे उसके थे कॉलपेट सॉरी क्रिस्टल के थे। 1/2 पाई C L1 प्लस L2 होल स्क्वायर रूट, ये फार्मूला हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसकी थ्योरी में। वैल्यूज़ हैं, बस वैल्यूज़ पुट करें और आंसर निकाल लें, ठीक है। क्या इन्होंने मांगा है, इन्होंने FC सर एक क्वेश्चन था सर। जी जी सर ये इन प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमें कहाँ से मिलेगी? स्टेटमेंट तो बस ये है ना, ये इसमें तो स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट्स की ये होगी, फॉर ए गिवन हार्ट ऑसिलेटर L1 इज दिस, L2 इज दिस, या अगर L1 L2 नहीं भी कहा तो सर्किट गिवन होगा ठीक है।
सर्किट गिवन होगा, सर्किट में L1 की वैल्यू भी होगी, L2 की वैल्यू भी होगी, सही है। जो जो वैल्यूज़ बाईपास कैपेसिटर है या कपलिंग कैपेसिटर है, तो वो सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो आपने अपनी ठीक है सर। हाँ अपनी मर्ज़ी से वो वैल्यूज़ वो कर लें। सर्किट होगा और सिर्फ ये स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई होगी कि फाइंड दिस, ठीक है ना। तो अब आप लोग फाइंड कर लेंगे, सही है। क्लियर हो गया सर। हाँ अच्छा, अब देखें ये एक अब देखें यहाँ पे आप स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, तो इसमें इन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन कॉलपिट ऑसिलेटर, बस ये क्वेश्चन हो गया, सही। तो ये अब ये ठीक सर्किट है सर। गिवन है, हाँ तो सर्किट में यहाँ पे देखें जो जिधर जिधर यानी अब ये L है, ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये यहाँ पे वो 0.1 लिख दूंगा, सही है। C1 800 पिको फेराड गिवन है, तो मैं वो 800 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और C2 जो है वो ये है 400, ठीक है ना, वो यहाँ पे। अच्छा, ये R1 R2 की बजाय भी शायद कुछ ना कुछ वैल्यू में लिख दूँ, यानी यहाँ पे मैं 1 किलो हर्ट्ज़ लिख दूँ, यहाँ पे 2 किलो हर्ट्ज़ लिख दूंगा। अमूमन ये दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे भी मैं 1 किलो हर्ट्ज़ लिख दूंगा, ठीक है। सो अब ये आपके काम के नहीं होंगे, ठीक है, आपकी वैल्यू सिर्फ ये चाहिए होंगे आपको, तो आपको ये सेंस हो कि कौन सी वैल्यूज़ मुझे चाहिए। देखिए यहाँ पे खुद आपको वो बता रहा होगा कि आपको L और C की, अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो इसमें तो R का रोल है ही नहीं, R इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो इसमें सिर्फ L और C की वैल्यूज़ यूज़ होंगी, सही। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। जी सर, क्लियर हो गया। हाँ अच्छा, दूसरा ये फ्रीक्वेंसी इन्होंने और दूसरा है कि मैक्सिमम गेन नीडेड, मैक्सिमम गेन उन्होंने मांगी है, तो ए फिर वही बात ए बीटा, ठीक है। बीटा इन्होंने देखिए फाइंड किया है वी एफ ओवर वी नॉट से, आई मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि सीरीज़ में है। तो XC1 और XC2, ये C2 और C1 आ जाएगा, ठीक है। C2 भी गिवन है, C1 भी गिवन है, इससे बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा 1 और 2 है। सो लूप गेन उन्हें ए फाइंड मांगा है, ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है। सो ए 1 और 2 इज ग्रेटर देन 1, ए इज ग्रेटर देन 2, दिस इज द मिनिमम गेन, बस सिंपल। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर हो गया सब कुछ। अच्छा, ये फिर जो क्वालिटी फैक्टर का ये भी तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सही है। तो क्वालिटी फैक्टर जब कह रहे हैं कि क्वालिटी फैक्टर कितनी होगी, अगर सी इक्विवेलेंट ये है, एल ये है, एफ ये है, आर ये है, तो ओमेगा एस एल ओवर आर, 2 पाई एफ एल ओवर आर, 2 पाई एल एफ गिवन है ऑलरेडी, सही है। आर भी गिवन है और एल भी गिवन है, तो अब बस जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब इसमें मैं आपको क्या वो बताऊँ, ठीक है, कि इसमें क्या करना है। सो ये मैं सर वो सिंपल फार्मूला याद रख तो सर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता है। हाँ बस फार्मूला हो, ठीक है, और जो है ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, सही। अच्छा, कितने न्यूमेरिकल रह गए? 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो तो ऑपरेशन एम्पलीफायर इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये आखिरी 2 ठीक है एग्जांपल्स सर। हैं, ये भी आप देख लें, अगर नहीं हुआ तो इसमें क्या है, कौन सा पता नहीं। एक हार्टले का है, 12 नंबर एग्जांपल हार्टले का है, और ये ट्यून का है, तो ये भी इन्होंने मेरे ख्याल में हार्टले से किया है, सही। सो दोनों